अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, आज मार्केट की बात करें तो वीक का आगाज़ है। बड़ा ही एक एंथुसियास्टिक परफॉर्मेंस देखी गई है। मार्केट के अंदर 300 अबव पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। 45,000 के लेवल इंटेक दिखाई देता है। मार्केट में इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन है, साथ साथ फ्रेश बाइंग देखी गई है और बड़ा ही एक अच्छा सेंटिमेंट्स आज के दिन जो है हमने डेवलप होते हुए देखा। साथ साथ अगर बात करें CPI के नंबर्स के हवाले से तो ऑब्वियसली यस, ये भी इस मंथ के मंथ ऑन मंथ बेसिस में जो है वो कमी देखी गई है, विच इज़ वेरी गुड। आने वाले दिनों के लिए जो एक इन्फ्लेशनरी नंबर्स का जनरेट होना, साथ साथ काफ़ी हद तक जो एक केओस क्रिएट हो रहा था कि अब जो पॉलिसी रेट आएगा वो काफ़ी हद तक जो है वो कभी भी आ सकता है, कोई एमरजेंसी मीटिंग हो सकती है। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये जो एक क्लैरिटी है वो भी मार्केट के अंदर आई और मार्केट ने इसको पॉजिटिवली देखा। आज भी हमने देखा मार्केट के नंबर्स को ग्रीन सिग्नल्स के अंदर आना, और साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि जो एक स्केड्यूल्ड मीटिंग्स हैं वही होंगी। 14 सितंबर इज द डे कि उस दिन पॉलिसी रेट की अनाउंसमेंट होगी, तो उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। बट अभी तक कोई जो एक इमरजेंसी मीटिंग के हवाले से मार्केट के अंदर एक केओस था या पैनिक था वो नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा। तो डिटेल बात करेंगे, लेकिन आज हम टॉपिक डिस्कस कर लें। टॉपिक क्या क्या होंगे आज के दिन हमने डिस्कस करना है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के हवाले से। SIFC जो कि एक बिजनेस कम्युनिटीज़ में काफ़ी पोटेंशियल देखती है, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर एक एनर्जी देखी जाती है। SIFC के अंदर जो FDI आएगी वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो आज हम डिस्कस करेंगे। टैक्सेस के हवाले से बात करेंगे। मनी एक्सचेंजेस भी टैक्स नेट में आनी चाहिए, अगर जो हैं तो कितनी है, नहीं है तो फिर क्यों नहीं है। आज हम ये डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ जॉब क्रिएशन के हवाले से बात करेंगे, पाकिस्तान में भी एज वेल एज जो इंटरनेशनली हम देख रहे हैं जॉब क्रिएशन हो रही है, पाकिस्तान के लिए उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और पाकिस्तान के अंदर जो जॉब क्रिएशन हो रही है वो कितनी है पाकिस्तानीज़ के लिए। सो वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। ज़ीशान मर्चेंट साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, टैक्स एक्सपर्ट भी हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। साथ साथ अदनान पराचा साहब भी अब से कुछ देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। आप वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर एसोसिएशन के, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। सो मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूँगी। ज़ीशान, वेलकम टू द शो। सबसे पहले आप ये बताइए कि ओवरऑल अगर इकॉनमी के नंबर्स की बात की जाए और फिर टैक्स नेट को थोड़ा सा हम कहते हैं कि और डाइवर्सिफाई किया जाए, तो क्या वजह है कि कुछ सेक्टर्स अभी भी टैक्स नेट में नहीं आए और कुछ सेक्टर्स जो कहा जाता है हैं बट वो एक अपर लेयर उनकी, या फिर हम कह सकते हैं कि बस एक अपर सेगमेंट ही है, कुछ एक डिटेल टैक्सेशन सिस्टम हमारे पास नहीं है। प्लीज़ के बारे में बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो बात हो रही है कि टैक्स नेट में बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग नहीं हैं, तो इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो 240 मिलियन, जो हम सुनते हैं 24 करोड़ की आबादी है हमारी, और इसमें से जो अभी जो वर्क फोर्स है यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट हुई है, जिसमें स्पेशली गल्फ स्टेट्स के अंदर हुई है। जो जॉब क्रिएशन आप पाकिस्तान में बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको पता है कि इस टाइम पे जो रिसेशन है और आपकी एक्सपोर्ट्स कम है, उसकी वजह से लोकली जॉब्स की प्लेसमेंट वगैरह इतनी यूथ की नहीं हो पा रही। तो इस मौके पे जो हमें जो फोकस करना चाहिए, तो शॉर्ट टर्म्स हमारे जो गोल्स होने चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो हमारी यूथ अनएम्प्लॉयड हो रही है, इस यूथ को हम बाहर भेजें फॉर द सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। ये समझ लें कि 3 से 4 साल जो हमारे मुल्क के क्राइसिस के हैं, जो हमारा दोबारा हमने बिल्टअप करना है, इकॉनमी को रिवाइव करना है, जो हमारे आर्मी चीफ का प्लान है, डिफरेंट प्लान्स जो हैं डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, जब तक वो रिवाइव नहीं होते उस वक्त तक हमें रेमिटेंसेस की बहुत अच्छा ज़रूरत है। देखिए, रेमिटेंसेस तभी बढ़ सकती हैं कि जब हम अपनी वर्क फोर्स से यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट कर सकें। तो ये हमारा बहुत अच्छा ज़रूरत है इस टाइम पे, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिफरेंट काम किए जा रहे हैं, उसकी तरफ फोकस करना चाहिए। और हमारे जो गल्फ स्टेट्स के साथ साथ हमारी जो खारजा पॉलिसी है उसको अच्छी करने की ज़रूरत है। इस टाइम पे हमारी पाकिस्तान की वर्क फोर्स की क्वांटिटी जो बाहर से जो हमें डिमांड्स आ रही थी वो कम होती जा रही हैं। तो इस चीज़ की तरफ हमें फोकस करना पड़ेगा। हमारे आर्मी चीफ़ को भी ऑन बोर्ड खुद को करना पड़ेगा इस चीज़ के अंदर। हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब को जो निगरान है उनको भी समझना पड़ेगा कि हमें अपने गल्फ़ स्टेट्स के साथ जो हमें उन्होंने हर मौके के ऊपर सपोर्ट किया, स्पेशली हमारा सऊदी अरेबिया, UAE और कतर, इन 3 ममालिक ने हमेशा हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया और हमारी वर्क फोर्स को भी सपोर्ट किया। क्योंकि आप ये देखें कि 70s से हमने अपनी वर्क फोर्स भेजना स्टार्ट की थी, और उस टाइम से जब हमने वर्क फोर्स भेजी तो अब देखें आपके डॉलर्स का काफ़ी हद तक जो चंक है 28 से 30 अरब डॉलर वो आपके रेमिटेंसेस की सूरत में ही आ रहा है। अब इन रेमिटेंसेस को बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके लिए हमारे पास शॉर्ट टर्म गोल यही है कि आप पाकिस्तान से बाहर
वर्क फोर्स को भेजें जो कि जिसके अंदर स्किल्स भी है, सेमी स्किल्स जो भी वर्कफोर्स ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है, जी। दे नो ईच एंड एवरीथिंग, उनको सारे जो वहाँ के कानूनी चीज़ें हैं, या जो एक पेपर वर्क है, या फिर जो वहाँ के लॉज, सब कुछ पता है उन्हें, सब जानते हैं वो, लेकिन उनके पास कोई डिग्री नहीं है। उनके लिए क्या प्रोसीजर है यहाँ पर? देखें उसके लिए हम वर्कआउट कर रहे हैं। इस टाइम पे हमने कुछ एमओयूज़ भी साइन किए हैं और आने वाले वक्त में एक यूनिवर्सिटी के साथ हमने एमओयूज़ वगैरह साइन करके हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी ऑन बोर्ड लिया है और हम गल्फ़ स्टेट्स को भी इसमें ऑन बोर्ड लेना चाह रहे हैं थ्रू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हमारे जितनी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं। उसमें ये होगा कि आपकी जितनी भी हमारे जो जहाँ पे पाकिस्तान से बाहर गल्फ स्टेट्स के अंदर काम करने वाले वो लोग जो आज से 3, 4, 5, 7 साल पहले यहाँ से बाहर गए थे और उनके पास डिग्री नहीं थी, विदाउट सर्टिफिकेशन, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस है, उनकी ट्रेड के अंदर एक्सपीरियंस है और उन्होंने उधर की लोकल लैंग्वेज भी सीख ली, अरबिक भी सीख ली और मोस्टली जो हमारे यूथ थे उन्होंने इंग्लिश को भी अपना इम्प्रूव किया, जो कि इधर उस्ताद शागिर्द के कॉन्सेप्ट में पाकिस्तान में थे और इस कॉन्सेप्ट से निकल के वहाँ पे गए और वहाँ पे वो एक सर्टिफाइड तो नहीं, आपका स्किल्ड टेक्नीशियन बन गया, ब्यूटिशियन में आ गए, मार्केटिंग में आ गए, सेल्स में आ गए, वो लोगों ने उन्होंने उस मार्केट को अच्छे से सीख लिया है, अच्छे से उसमें स्वयं करना सीख लिया है, अब उनको प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके अंदर हम एक कोशिश कर रहे हैं कि हम उन लोगों को अपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लेके और वहाँ की कंसर्न अथॉरिटीज़ को ऑन बोर्ड लेके सर्टिफिकेशन इशू करें जो कि वहाँ से भी वेरीफाइड हो और पाकिस्तान की गवर्नमेंट और इधर के डिपार्टमेंट से भी वेरीफाइड हो। उसका देखें उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। एक तो जो बंदा अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी ये ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए, एग्जैक्टली ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए ये सोचा जा रहा है कि उसके अंदर एक तो ये होगी कि जो वर्क फोर्स हमारी 1200 से 1500 रियाल या दिरहम सैलरी ले रही है, जब उसके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आ जाएगा तो वो अपनी जॉब्स के लिए आगे मूव ऑन कर सकेंगे और दूसरी कंपनीज़ में अप्लाई कर सकेंगे, उनके पास सर्टिफाइड हो जाएंगे। तो एक तो उनकी सैलरी इंप्रूव हो जाएगी, दूसरा हमारी जो इस टाइम पे यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जो वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट है और उनकी रिक्वायरमेंट सर्टिफिकेशन भी है और बेसिक लैंग्वेज भी है, वो सारी चीज़ें वहाँ से वो फुलफ़िल कर सकते हैं थ्रू सर्टिफिकेशन। तो इस चीज़ के ऊपर काम किया जा रहा है। अगर ये देखें अगर गवर्नमेंट यहाँ पे एक चीज़ वाजे करना ज़रूरी है कि जब आप ओवरसीज हो जाते हैं तो आपको अपने मुल्क की वैल्यू सही से पता चलती है। अब आपको ये पता चलता है कि वहाँ पे पढ़ाई या एजुकेशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो ये आपके लिए एक बेनिफिट भी होगा कि आपके अपने मुल्क से सर्टिफिकेट्स या फिर जो भी एक डिग्रीज हैं वो इशू की जाएँ, साथ साथ आपके एक अच्छे और इसके अंदर एक चीज़ ये होगी कि मैं जब ये आपके देखें ये रेमिटेंसेस में इजाफे का भी बायस बनेंगे, जब वो सर्टिफाइड हो जाएंगी, उनकी सैलरीज इंक्रीज़ होंगी, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में आपकी रेमिटेंसेस में भी इजाफा होगा और उनके लिए जॉब क्रिएशन जो यूरोपियन कंट्रीज़ में और फार ईस्ट के अंदर दूसरे ममालिक के अंदर जो जॉब्स की रिक्वायरमेंट निकली हुई है उनको भी वो अप्रोच करना उनके लिए आसान हो जाएगा, तो ताकि वो भी सर्टिफाइड हो जाएंगे और उसके बाद वही लोग जो हैं हमारे पाकिस्तान में जो हमारी दूसरी यूथ है उसके लिए एक लेसन बनेगा कि आप इधर से डिग्री और यहाँ से स्किल सीख के वहाँ आए, ना कि वहाँ जाके स्टक हो जाएं और 4-4, 5-5 साल आप अपने आप को अपग्रेड ही ना कर सकें, वेस्ट कर दें अपने अच्छे 5 साल जो एक मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। ज़ीशान, बहुत सारे लोग होते हैं जो ओवरसीज़ होने के लिए या फिर इमिग्रेंट करने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, बट सर्टिफिकेशन जो अदनान साहब ने कहा वो नहीं होती पाकिस्तान से, तो बड़े इशूज़ आते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। हम थोड़ा अपने रीजन में ही अपने नेबरहुड में ही एक्सप्लोर करें तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे नंबर्स आ जाते हैं हमारे पास जो हम अभी तक काफ़ी उससे कम्पीट नहीं कर पा रहे। सो व्हाट डू यू कॉल इट, क्या आप आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी से, क्योंकि हम मेहनत भी कर रहे हैं, हमारे अंदर पोटेंशियल भी है, हम किसी से पीछे नहीं हैं, फिर भी बावजूद इसके हम थोड़ा सा अपने मुल्क को इतना ज़्यादा डिफाइन नहीं कर पाते सबके आगे। देखिए जो अभी बात हो रही थी कि हमारा स्किल, हमारे पास 3 किस्म की लेबर है जो बाहर जाती है, 3 किस्म की वर्क फोर्स है जो बाहर जाती है, एक अनस्किल्ड है, एक सेमी स्किल्ड है और एक स्किल्ड है। अब आप इसका रेशो देख लीजिए कि कौन सा बंदा ज़्यादा बाहर जा रहा है, तो वो जो बात रेमिटेंस की हो रही है, जो बात पैसे वापस भेजने की हो रही है, वो उससे डिपेंडेंट है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो यहाँ से कुछ स्किल्स हासिल कर कर या सर्टिफिकेशंस करके पाकिस्तान से बाहर जाएगा, वो यकीनन उसको वहाँ रोज़गार में अच्छे पैसे भी मिलेंगे और वो पैसे पाकिस्तान वापस भी भेज सकता है। ये बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। जॉब मार्केट इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान में
बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी बहुत टफ होती चली जा रही है, चूँकि इकॉनमी जो है वो दुनिया भर की इफेक्टेड है इस वक्त। पाकिस्तान की इस वक्त ग्रोथ रेट जो है लेकिन आपको नहीं लगता इन्फ्लेशनरी नंबर्स पाकिस्तान में ज्यादा हैं बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में? तो खैर देखें ना, अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान का मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन, अगर आप सीपीआई की बात करते हैं तो 27-28% पे है। फूड इन्फ्लेशन आपका बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आप ये देखिए कि हम इतनी, हमारी डिसीजन मेकिंग कभी कभी इतनी गलत हो जाती है कि पहले हम एक चीज़ को एक्सपोर्ट कर देते हैं, फिर बाद में हमें पता चलता है कि यार ये तो ज़्यादा एक्सपोर्ट हो गई, शॉर्टेज हो गई है, फिर उसी चीज़ को हम महंगी इंपोर्ट कर रहे होते हैं। यू आर टॉकिंग अबाउट शुगर, यू आर टॉकिंग अबाउट बहुत सारी चीज़ें इसमें डिसीजन ये में आ पास्ट सकती हैं। डिसीजंस लिए ये गए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पे हम डिसीजन मेकिंग में, तो जो बात इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट है कि क्या पाकिस्तान इन हालात में सरवाइव कैसे करेगा। इस वक्त जैसे आपने अपने इंट्रो में बात की SIFC की, कि वहाँ पे एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा वेटेज दी जा रही है और उसमें ये पोटेंशियल भी नज़र आता है। तो जो पाकिस्तान के इस वक्त जो अनस्किल्ड लेबर है उसको आप एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो एक एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप ये समझते हैं कि आप यहाँ टर्न अराउंड पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो आपका अनस्किल्ड लेबर यहाँ पे यूटिलाइज हो सकता है यकीनन। देखिए ना, आपकी यूथ पाकिस्तान की 60% से ज़्यादा है जो 30 साल से नीचे है, तो आपको उनको एक डायरेक्शन देनी है। वो डायरेक्शन कहाँ से आएगी? वो टॉप से आएगी। जब टॉप से डायरेक्शन आएगी तो आप उस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए ना सिर्फ अपने ज़राए माश को जो है वो कमा सकेंगे अच्छे तरीके से, बल्कि आप मुल्क में कंट्रीब्यूट करेंगे। और जब एक्टिविटी शुरू होगी आपके मुल्क में तो आपका इकोनॉमिक साइकिल जो इस वक्त बिल्कुल नेगेटिव या बिल्कुल नेक्स्ट टू ज़ीरो है, वो एक अच्छी पोजीशन पे आहिस्ता आहिस्ता आने लगा। ये एग्रीकल्चर का टर्न अराउंड 5 से 6 महीने में हो सकता है। बाकी जो भी टर्न अराउंड्स है उसमें टाइम लगेगा, लेकिन एग्रीकल्चर चूँकि आपके मुल्क में डिफरेंट क्रॉप्स आती हैं, आप प्लान करके उन क्रॉप्स में लोगों को इन्वेस्ट कीजिए, ह्यूमन कैपिटल वहाँ इन्वेस्ट कीजिए, वहाँ से रिटर्न बहुत जल्दी आ सकता है। और एट द सेम टाइम जैसे बात हो रही है कि सर्टिफिकेशन करके जो लोग बाहर जा सकते हैं, जो अच्छा कमा सकते हैं, वो अच्छा कमा के पाकिस्तान पैसे बाहर वापस भेजें, तो दोनों तरीके से पाकिस्तान की हेल्प हो सकती है कि आपके मुल्क में डॉलर भी आएगा और यहाँ से भी आपकी ग्रोथ नज़र आना शुरू हो जाएगी। और यकीनन जो एक इम्पेडिमेंट है इस वक्त रेमिटेंस कम होने का, चूँकि 19 से 20% रेमिटेंस कम हुई है, अगर आप उसको स्टडी करें थोड़ा सा, तो उसका बहुत बड़ा एक रीज़न है कि ओपन मार्केट में जो डॉलर का रेट है और जो इंटर बैंक का रेट है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इस वक्त ओपन मार्केट में इस वक्त 330 रुपये का भी डॉलर नहीं मिल रहा, जबकि आपका इंटर बैंक 305 रुपये का। तो इस गैप को कम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको रेमिटेंस ऑफिशियल चैनल से ज़्यादा चाहिए, पैसा तो पाकिस्तान में आ रहा है लेकिन वो ग्रे चैनल से आ रहा है, उस ग्रे चैनल को वाइट चैनल में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक, जो आपकी IMF के साथ भी एग्रीमेंट है कि आपको सर्टेन परसेंटेज से आपका डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए ओपन मार्केट वर्सेस इंटर बैंक, तो आपको उस चीज़ को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करने की ज़रूरत है। आपने बात की इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी आ रही है, मैं समझता हूँ कि वो भी आ जाएगी तो उससे भी फ़र्क पड़ेगा आने वाले टाइम। चलिए जी, हमें ओवर कॉल ज्वाइन किया है राफे खान साहब ने, उनको वेलकम करते हैं शो में। ही इज़ डायरेक्टर पाकिस्तान एंड मिडिल ईस्ट फ्रंटियर माइग्रेशन सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम राफी, वेलकम टू द शो। Thank you so much, Natasha, for having me today. राफी, सबसे पहले ये बताइए, जॉब क्रिएशन के हवाले से वी आर टॉकिंग, यहाँ पर जॉब क्रिएशन पाकिस्तान के अंदर एज वेल एज इंटरनेशनली आप क्या समझते हैं, कितनी ज़्यादा जॉब क्रिएट हो रही है? दूसरा ये कि कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें पोटेंशियल नज़र आता है आपको इंटरनेशनली? अच्छा, अगर इफ़ यू जस्ट टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया, तो अगर हम पिछले सिर्फ 2 साल की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ आई है दैट इज़ फॉर IT बैकग्राउंड एंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। जितना पाकिस्तान से अभी IT की फील्ड की ऑक्यूपेशन से लोग जा रहे हैं और इंजीनियर से जा रहे हैं, इससे पहले कभी नहीं किया। आफ्टर कोविड इन द पास्ट 6 months द मोस्ट अमाउंट ऑफ पीपल आर इंजीनियर्स एंड IT प्रोफेशनल्स। आप समझते हैं कि IT प्रोफेशनल्स के लिए ही सिर्फ अभी जगह है, बाकी और जो सेक्टर्स हैं वो अभी साइड में हो जाएं? क्योंकि देखें ना, सबको ही जाना है और सबको ही डिमांड जो है वो क्रिएशन की मालूम करनी है, तो आप उन व्यूअर्स को भी बताइए कि कौन कौन से सेक्टर्स में पोटेंशियल नज़र आ रहा है आपको। देखें, एक कोविड की वजह से IT का बहुत बड़ा बूम आया है, बट अगर हम सिर्फ IT की हट के बात करें, इंजीनियर्स हो गए हैं। अगर हम सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉक्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान से हैं।
ओके। अच्छा, मुझे राफी ये बताइए कि ओवरऑल अगर हम बात करें पाकिस्तान से कुछ लोग जाना चाहते हैं, उनको क्या क्राइटेरिया या क्या उनको जो है वो फुट स्टेप्स फॉलो करना चाहिए जो उन अपॉर्चुनिटीज़ को प्रॉपरली ग्रैब कर पाए? देखें, पाकिस्तान में इतना टैलेंट भरा पड़ा हुआ है हर फील्ड में, हर डिफरेंट सेक्टर में। एक मिसकंसेप्शन क्रिएट हुआ है पाकिस्तान में कि अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो आप सिर्फ एजुकेशन के रूट पे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है। कोई भी क्वालिफाइड बंदा जिसका 3 से 4 साल का किसी भी फील्ड में एक्सपीरियंस है, ही कैन ग्रैब एनी अपॉर्चुनिटी एंड लुक एट ऑस्ट्रेलिया एज अ वर्किंग स्पेस। अच्छा राफे, एक चीज़ और कि आपने कहा कि कोई भी क्वालिफाइड यानी कि स्किल्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कहा कि स्किल्स अगर किसी के अच्छे हैं तो वो किसी भी प्रोफेशन में वो जा सकता है, तो क्या सर्टेन सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है या फिर आप अगर एक लेबर फॉर्म में भी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं? देखिए, लेबर शॉर्टेज तो बड़ी कंट्रीज में हमेशा रहती है। अगर आप सिर्फ पाकिस्तान की एग्जांपल लें, हमारा सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंस आता है पाकिस्तान में वो लेबर क्लास से जाता है। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, या चाहे वो सऊदी हो, तो लेबर की तो हमेशा शॉर्टेज नहीं होती, हमेशा लोग चाहिए होते हैं। राइट, हमेशा लोग चाहिए होते हैं, लोगों की रिक्वायरमेंट तो है। मैं अदनान साहब से कुछ पूछना चाहूँगी, अदनान साहब ऐड करना चाह रहे हैं, प्लीज़ अदनान साहब। जी, मैं इस चीज़ में एक तो ये ऐड करना चाह रहा हूँ, देखें जो हमारे ह्यूमन कैपिटल जो है, जो हमारी जो है, जैसे ज़ीशान साहब ने बात की है, उसको यूटिलाइज़ करने के, उसके साथ ये जो हमारे स्किल्ड और हाईली स्किल्ड जो लोग हैं उनको हमें एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत है जो इस टाइम पे अनएम्प्लॉयड हैं। देखें, ऑस्ट्रेलिया हो, किसी भी मुल्क के अंदर आप जाएंगे, उनकी टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो चुकी है कि हमें उनकी टेक्नोलॉजी को ग्रैब करना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली उनकी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, उनकी सर्टिफिकेशन को हमने अकॉर्डिंगली अपनी वर्कफोर्स को भेजना पड़ेगा। एक तो हम जो गल्फ़ स्टेट्स के लिए हम जो काम कर रहे हैं कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो स्पेशली गल्फ़ स्टेट्स में रह रहे हैं उनकी सर्टिफिकेशन को करने के लिए हम पाकिस्तान गवर्नमेंट को और वहाँ की अथॉरिटीज़ को ऑन बोर्ड ले रहे हैं ताकि वो लोग वहीं पे रहते हुए प्रॉपरली अपना टेस्ट दे के वेरीफाइड करा के वहीं पे सर्टिफिकेशन ले लें। और उसके साथ जैसे राफे साहब ने बात की कि आईटी की इस टाइम पे रिक्वायरमेंट है और दूसरी ट्रेड्स की भी है, उसके अंदर हम पाकिस्तान में अपनी यूथ के लिए हम एक प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं जिसके अंदर हम 8 से 10 डिप्लोमा कोर्सेज पाकिस्तान के 6 से 8 मुख्तलिफ शहरों के अंदर ऑफ़र करने लगे हैं, जिसके अंदर आईटी भी, साइबर सिक्योरिटी भी होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, आईटी से रिलेट करते हुए? नहीं, मुख्तलिफ होगा, मीडिया से रिलेटेड होगा, इंटीरियर से, टेक्सटाइल से, एंटरप्रेन्योरशिप से, जितने भी जो हमारी यूथ है जो मैट्रिक पास है, जो निगलेक्टेड सब्जेक्ट्स हैं आप समझते हैं। देखें, हमारे हमें उस दौर से बाहर निकलना होगा कि हर बच्चे को हमने जी डॉक्टर या इंजीनियर बनाना है। हमें उस दौर से बाहर निकल के हमें उनको स्किल्ड करना है, जो स्पेशली हमारे मैट्रिकुलेट लड़के हैं जिनके मार्क्स कम आते हैं और जो आगे जाके इंटरमीडिएट कर लेते हैं, सिंपल इंटरमीडिएट करके सिंपल ग्रेजुएट बनते हैं, और फिर उसके बाद जॉब और उनके बाद जॉब नहीं राफे होती। ने सही कहा। राफे आप हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया एक क्विक एनालिसिस के साथ। मैं अदनान साहब आपसे यही पूछना चाहूँगी कि डॉक्टर इंजीनियर तो सब बनना चाहते हैं, लेकिन बन जाएं तो अच्छी बात है। आजकल थोड़ा सा शॉर्टकट भी रिक्वायर्ड हो गया, अर्ज नहीं है इतना ज़्यादा तालीम हासिल करने की, शॉर्टकट ही चाहिए सबको। तो आप नहीं समझते कि डॉक्टर इंजीनियर को हम थोड़ा अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे, बट इट इज़ लाइक कि अब लोग बनना भी नहीं चाहते, बच्चों के अंदर भी इतनी पढ़ाई की विल नहीं है। देखें, बात यह है कि जो एक नॉर्मली मैं बात करूं तो डॉक्टर जो 5 से 6 साल के बाद डिग्री लेता है और जो इंजीनियर 5 साल के बाद जो डिग्री लेता है उसकी यहाँ पे यूटिलाइजेशन वो नहीं है, वो सैलरी पैटर्न वो हासिल नहीं कर सकता। आजकल जो आईटी और स्किल्ड वर्कफोर्स है उनकी रिक्वायरमेंट जो बाहर के मुल्कों में और स्पेशली पाकिस्तान में भी, यहाँ पे भी रहते हुए भी वो आईटी से और दूसरी हमारी जो ट्रेड्स हैं उनको सर्टिफिकेशन हासिल करके शॉर्ट पीरियड में 1 से 2 साल के अंदर अपने आप को उस पैटर्न पे ला के और वो पाकिस्तान के लिए यहाँ से भी पैसा कमा सकते हैं और मुल्क से बाहर जाके भी वहाँ से भी कमा के भेज सकते हैं। देखें, अब ये जो सर्टिफिकेशन हम जो ऑफ़र करने जा रहे हैं उसके अंदर होगा क्या कि आपने मैट्रिक पास जिनके मार्क्स कम हैं या जिसके अंदर स्किल्स थी, जिसके एडमिशन नहीं हुए, या वो जो कि इंजीनियरिंग वाली साइड पे नहीं जाना चाह रहे हैं, तो वो हमारे ये डिप्लोमास हासिल करें और उसके बाद अपने आप को पाकिस्तान के अंदर यूटिलाइज़ करें। देखें, आईटी की रिक्वायरमेंट पाकिस्तान में भी बहुत है और बाहर ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, यूरोप में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अब हमारी यूथ को ना, देखें, हमारी यूथ को प्लेटफॉर्म मिलने की ज़रूरत है। हमारी यूथ के पास ना प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है।
وہ ہمارے بیان اور ہر چیز تو سن لیتے ہیں. مختلف انسٹیٹیوٹس بھی ہیں, آپ کے باہر کی ڈیمانڈز آتی بھی ہیں, ہر کوئی کر بھی رہا ہے, لیکن ان کو ایک سمپل ایزیسٹ وے ہمیں پلیٹ فارم پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے, جس کے لیے میں گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس یوتھ کو جو چھوٹے شہروں کی اسپیشلی, جو کہ زیادہ تر آپ کے دیکھیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف ایجنٹس کے ہاتھوں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی وہ یورپ جا رہے تھے, ٹھیک ہے, ہیومن ٹریفکنگ ہوتی تھی, اور اس کے اندر یہ ہے کہ لوگ مر بھی جاتے ہیں, ہمارا پاکستان کا نام بھی خراب ہوتا ہے. اب دیکھیں ہم نے اس اچھا ایسا نہیں کہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے, اور کنٹریز میں بھی ہوتا ہے, لیکن ہم اپنے ملک کو صرف سنوارنے کی بات کر رہے ہیں یہاں پر. دیکھیں میں وہی چیز آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ہم نے اس یوتھ کو پراپرلی ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا ہے کہ یار یہ آپ کا پراپر راستہ ہے آپ کو باہر جانے کے لیے. آپ اگر یہ سکلز اگر حاصل کر لیتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو پاکستان میں یوٹیلائز بھی کر سکتے ہیں, اور باہر جا کے اوورسیز پاکستانی بن کے بھی پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہوگا کیا, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا جو کانسیپٹ ہے وہ پراپرلی یوٹیلائز ہوگا اس سے, کہ یہی لوگ جو باہر جائیں گے 3 سال 5 سال 7 سال کام کریں گے, ریمیٹنسز بھیجیں گے, ریمیٹنسز میں بھیجنے کے ساتھ ساتھ جب وہ اپنے ملک کو واپس آئیں گے تو وہاں کی وہ ٹیکنالوجی پاکستان لے کے آئیں گے. اور اس موقع پہ جو ریمیٹنسز کی بھی ایک بات کر رہے تھے, ذیشان صاحب بات کر رہے تھے, اس کے اندر ہم نے ایک ریکویسٹ کی ہے, میں آج بھی ریکویسٹ کروں گا گورنمنٹ آف پاکستان سے اور ڈپارٹمنٹ سے کہ کیش بیک جو ہے انسینٹیو دینے کی ضرورت ہے. اوورسیز پاکستانی اپنا جو گرے چینل سے پاکستان پیسہ بھیج رہے ہیں اس چیز کو آٹومیٹکلی ڈسکریج ہو جائے گا. ایگزیکٹلی, اگر ہم اس کو سرٹن پرسنٹیج ہم آفر کر دیں اور وہ تھرو لیگل چینل بینکس کے تھرو اگر وہ کیش بھیج دیں, اور ویکیشنز پہ آ کے وہ اپنے اس سلپس کو دکھا کے بینکس کے تھرو وہ کیش بیک لے لے, تو میں شیور کر سکتا ہوں کہ ہماری ریمیٹنسز جو اس ٹائم پہ ہماری 33-34 ارب ڈالر ہونی چاہیے تھیں, جو کہ کم ہو گئی ہیں, اور جو انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کے گیپ کی وجہ سے اور کم ہوتی جا رہی ہے, وہ ہم کور اپ کر سکتے ہیں. وہ ہم اگر کور اپ کر جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں ہمیں اتنا زیادہ پین بھی نہیں لینا پڑے گا ریمیٹنسز کے لیے, کیونکہ ہمارا ایک پیٹرن جو ہے سیٹ ہو جائے گا, اسموتھ ہو جائے گا. رائٹ, میں ذیشان صاحب سے پوچھنا چاہوں گی. ذیشان صاحب, ایک طرف یہ کہ جاب کریشن کے حوالے سے بات کریں, دوسرے ہم ینگسٹرز کے حوالے سے بات کریں کہ ینگسٹرز جو کہ اب ارج نہیں رکھتے پڑھنے کی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ کائنڈ آف اسکلز سرٹیفیکیشن کیا یہ ہیلپ آؤٹ کریں گے پاکستان کے لیے؟ اور دوسرا یہ کہ پھر بھی ان کو ولاگرز بننے سے زیادہ آئی تھنک اور آپشنز بھی موجود ہوں گے ان کے پاس. جی بالکل موجود ہے. میں ایک تو بات سے ایگری کرتا ہوں کہ کوئی بھی آپ جب کورسز کرتے ہیں, ڈپلوماز کرتے ہیں, شارٹ کورسز کرتے ہیں, تو آپ کی ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے اس سے. ایسا نہیں ہے کہ اس سے ویلیو ایڈیشن نہیں ہوتی, ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ویلیو ایڈ نہیں ہو رہی ہوتی, لیکن ان ریئلٹی وہ ویلیو ایڈ ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہماری یوتھ جو بھی ہے, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی اسکل میں ان کو پاس ایک اچھا ہنر موجود ہے, کوئی بھی ایک فیلڈ میں اچھا ہنر موجود ہے, اس کو پالش کرنے کی ضرورت ہے. جیسے آپ اور ہم, ایک بڑی روٹین سی بات ہے کہ نہ آپ کو اچھا پلمبر ملتا ہے, نہ اچھا اے سی ٹھیک کرنے والا ملتا ہے, نہ اچھا کارپینٹر ملتا ہے. یہ وہ ہے پروفیشنز کہ جو روز مرہ کے استعمال میں ہم اور آپ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں, نہ اس میں اچھے لوگ ملتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس تعلیم کی یعنی اگر کمی بھی ہے تو وہ یہ سکلز بائی پروفیشن سیکھ سکتے ہیں. یہ وہ سکلز ہیں کہ جس میں بہت زیادہ آپ کو ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے. ہاں آپ کے اندر ہنر ہونا چاہیے. یہ ایگزامپل ہوتی ہے کہ اگر آپ کا کوئی پلمبر یا پھر کوئی اے سی کا ٹیکنیشین ہے, اس کے ساتھ ہی اس کے بچے بچپن سے سیکھ لیتے ہیں, لیکن وداؤٹ اینی سرٹیفکیشن وہ کچھ کر نہیں پاتے. تو دس از دی گڈ آئیڈیا. یہ وہ چیز ہے کہ جہاں پہ آپ ان شارٹ کورسز کو کر کے ایک سرٹیفائڈ نہ صرف لوکل اس کو کریں بلکہ پھر آپ کارپوریٹس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں نا, تو آپ کا روزگار اس سے بڑھ سکتا ہے, آپ کے اس میں ایونیوز بڑھ سکتے ہیں. تو یہ چیزوں کو میرے خیال سے کرنے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک بات امپلائمنٹ کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اکانومی اس وقت جو ہمارا مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے وہ جب تک ری سٹارٹ دوبارہ سے نہیں کرے گا, یا آپ کا جیسے آپ جب کنسٹرکشن سیکٹر کی ہم ایک زمانے میں بات کرتے تھے کہ کنسٹرکشن سیکٹر 40 انڈسٹریز کو لے کے چلتا ہے, تو آپ کو اکنامک ایکٹیویٹی دوبارہ سے ری سٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت چونکہ آپ کے ملک میں اب آپ کو کوئی ایسا ڈیسیجن لینے کی ضرورت ہے جس سے پوری ایک ساتھ اکانومی کا سروائیول مشکل ہو, اس میں آسان ہو. ایک طرف SIFC آپ کو ہیلپ کرے گا, دوسری طرف یہ مینوفیکچرنگ سیکٹر جو ہے یہ کرے گا, لیکن یہاں پہ پھر سرٹینٹی کی ضرورت ہے.
इस वक्त चूंकि हम हर प्रोग्राम्स में हम ही डिस्कस कर रहे होते हैं कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है और एक रोड मैप क्लियर नजर नहीं आ रहा। जिस दिन ये रोड मैप हमें क्लियर नजर आने लगा और हमें पता चल जाएगा कि यहाँ इस तरीके से आगे हमने बढ़ना है, तो चीज़ों में फ़र्क आना शुरू होगा। हम बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किस तरह से चलेगा, हाई इंटरेस्ट कॉस्ट inflation बढ़ रहा है, इसका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज्यादा है, बैंक्स इसको कम एलसी करने खोलने की को जरूरत। तैयार नहीं है। बैंक- एक जो हमारे फॉरेन बैंक्स हैं वो इस चीज से फायदा वो उठा margins रहे ले हैं, रहे हैं, वो 10% margins ले- कमीशन जी, ले जी, रहे हैं वो। commissions ले रहे हैं, तो हमारी तो cost बढ़ रही है। एक्चुअली बैड थिंग। तो हमारे बिजनेसेस कहाँ जाएंगे फिर? आप इसका मकसद यही हुआ ना कि इसका मतलब है हमें बहुत जल्दी डिसीजन मेकिंग करने की ज़रूरत है, और हमें जब तक हम अपनी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ नहीं आएंगे, तब तक इंपोर्ट पे हमारी डिपेंडेंसी कम नहीं होगी, तब तक ये चैलेंजेस पाकिस्तान के पास रहेंगे। ये फॉरेन से नहीं हो सकते, ये जादू की छड़ी से नहीं हो नहीं है हमारे सकते। पास, हमें इसके ऊपर प्लान करना पड़ेगा, मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्लान होगा ये, और उस तो इसके लॉन्ग लिए टर्म मेहनत दरकार है, हमारी एफर्ट्स यकीनन दरकार है। बिल्कुल। आपको जब आप बात करते हैं कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है पाकिस्तान में, आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत है, आपको बिजली की ज़रूरत है, आपको नेटवर्क्स की ज़रूरत है। ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जिसके ऊपर आज आपको फैसला साजी करने की ज़रूरत है, और ये फिर इसका रिजल्ट आपको 2 साल और 4 साल के बाद नज़र आना शुरू करेगा, लेकिन उसकी प्लानिंग आज से होनी चाहिए। हम हमेशा आपके प्रोग्राम में मैंने कई दफ़ा कहा, मेरे ख्याल से शायद अगर हर दफ़ा नहीं कहा, कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। कंसिस्टेंट पॉलिसी रिक्वायर्ड है। जब तक बिल्कुल। कंसिस्टेंट पॉलिसीज नहीं होंगी जी। हमारे पास, हम टैक्स को, अगर जब एक टैक्स बहुत बड़ा कंपोनेंट है हमारी इकोनॉमी का, बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि जितना टैक्स ज़्यादा होगा रेट, उतनी टैक्स की जो है चोरी होगी। जितना टैक्स रेट कम होगा, उतना लोगों के लिए आसानी होगी वो टैक्स को देने के लिए। हम रीजन में बहुत और हायर दूसरा टैक्स हमें रेट हर पे चीज़ रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, Exactly. स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। चाहे हम पावर सेक्टर की बात करें, क्योंकि अब तो आपको पता है यूएस में भी जो है ये खबर शाया हुई है कि हमें अपने पाकिस्तान को अपने पावर सेक्टर पे रिफॉर्म्स करना पड़ेंगे। तो आप समझते हैं कि एक चीज़ है जो अभी इफेक्ट्स आ चुके हैं, जिनके टैरिफ्स इंक्रीज किए जा चुके हैं, अभी वो भी चीज़ें बाकी हैं जिनके टैरिफ्स इंक्रीज नहीं किए गए। देखिए, तो आप समझते हैं इन्फ्लेशन और कहाँ जा रही है? 1200 निशान अरब साहब? हमने कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में दिया है इस साल, पिछले साल जो खत्म हुआ। 2000 अरब हमें इस साल Fiscal देना year, है जी, हाँ। फिस्कल ईयर में। तो इसका मतलब ये कि 800 अरब से हमारी जो है कैपेसिटी यूटिलाइज मजीद बढ़ जाएगी, और ये डॉलर चूंकि इंडेक्स डॉलर पे है, तो हमें तो हर चीज़ डॉलर के फ्लक्चुएशन से पाकिस्तान की सारे नंबर्स आउट हो जाते हैं। आप आज अगर कोई प्लानिंग करेंगे, या अगर आज कोई एक इन्वेस्टर पाकिस्तान में आएगा, तो उसकी तो सारी कॉस्टिंग आउट हो जाएगी अगर ये डॉलर इसी तरह से फ्लक्चुएट होता रहेगा। और अगर इसी तरीके से पाकिस्तान की करेंसी जो है, पाकिस्तानी रुपया अगर इस तरह से डिवैल्यू करता रहेगा एवरी डे बेसिस पे, तो कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, आपके बिजनेसेस नहीं चलेंगे। अगर बिजनेसेस नहीं चलेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी। ऑटोमेटिकली ये तमाम तो चीज़ें ये कनेक्टेड सारे हैं। इंटरलिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है। अभी आपकी हमें सारी चाहिए एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट टू Exactly. ग्रो आवर बिजनेसेस। अब मैं अदनान साहब से पूछना चाहती हूँ, अदनान साहब, बिजनेस ग्रो करेंगे, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, ऑटोमेटिकली ये पूरा सर्कल सही हो जाएगा। लेकिन अगर हमारी वो इन्वायरमेंट ही हम नहीं देंगे, वो फैसिलिटेशन ही नहीं देंगे, तो फिर ये कैसे होगा? एक तरफ हम देख सकते हैं इट्स हार्ड टाइम, हम कह सकते हैं कि ये चैलेंजेस बहुत सारे हैं, और सबसे बड़ा चैलेंज अभी इन्फ्लेशनरी नंबर्स को देखते हुए जो है वो एक महसूस किया जा सकता है। एक आम आदमी के लिए गुजारा करना मुश्किल हो गया है, फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। आप समझते हैं जॉब क्रिएशन करना, या फिर ये जो एक ब्रेन ड्रेन का कॉन्सेप्ट दूसरे प्राइवेट चैनल्स पे किया जा रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, तो व्हाट इज़ दैट थिंग? ये मतलब ब्रेन ड्रेन हो रहा है, अच्छे दिमाग सिर्फ जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है आम लोग नहीं जा रहे। प्लीज़ इसको ज़रा क्लैरिफाई करें। ये देखें, अफसोस की बात तो ये है कि डिफरेंट चैनल्स के ऊपर जब ब्रेन ड्रेन की बात होती है, तो अच्छे पढ़े लिखे हमारे एनालिस्ट जो हैं वो फिगर्स को इस तरह मैनिपुलेट कर देते हैं, जो सुन के मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि 1 लाख जो हमारे जो है ब्रेन ड्रेन हो गया, 4.5 लाख वर्कफोर्स हमारा बाहर चला गया। देखें, ये वर्कफोर्स पिछले कई सालों से हमारा 8-8, 7-7, 6-6 लाख जाता रहा है। कोविड के 2 साल के अंदर हमारी वर्कफोर्स कम गई थी, वो पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड आपको पता है कि कहीं पे भी रिसेशन आ गया था। कोविड के बाद जो 2 साल के बाद जब पूरी दुनिया खुली है, तो वहाँ से रिक्वायरमेंट्स का इजाफा हुआ है। और हमने, अफसोस की बात यह है कि हमें उस कोविड के टाइम पे हमने फिर भी सबक नहीं सीखा कि हमें अपने आईटी और आपका ई कॉमर्स की तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए थी। अगर हम उस टाइम पे प्रॉपरली ई कॉमर्स की तरफ तवज्जो देते, जो कि बाहर के ममालिक ने किया और आज उसी को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, हमने ई कॉमर्स की तरफ अपने फोकस नहीं किया। अगर हम ई कॉमर्स की तरफ फोकस करते, तो मैं समझता हूँ कि अब जो है हम
ٹیکس نیٹ میں بہت سے ہم اپنے مختلف جو بزنسز ہیں اس کو لے آ چکے ہوتے ہیں. جب آپ ای کامرس کو یوٹیلائز کرتے کووڈ کے اندر تو وہ ڈیفینیٹلی وہ آپ کے ٹیکس نیٹ میں آتے. جب ٹیکس نیٹ میں آتے وہ اپنے آپ کو رجسٹر کراتے تو آج آپ کی اکانومی ای کامرس پہ چل رہی ہوتی. وہ وقت گزر گیا. ہم نے پچھلی گورنمنٹ کو بھی ریکویسٹ کی تھی, ہم نے اس سے پچھلی گورنمنٹ کو بھی ریکویسٹ کی, آج بھی ہم نگران گورنمنٹ کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں جب آپ کی ایکسپورٹس اس ٹائم پہ افیکٹ ہو رہی ہیں, جب آپ کا ڈالر کا اتنا پرابلم آ گیا ہے, ہمیں اپنے اوورسیز پاکستانیز کو کانفیڈنس ان کا بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. ان کا کانفیڈنس کسی ایک پارٹی کے ساتھ نہیں اٹیچ ہوا, ان کا کانفیڈنس جو ہے آپ کا انٹر بینک اوپن مارکیٹ کا ریٹ. ایک غریب بیچارہ جو لیبر یا اسکل ورکر جو باہر پیسے کما رہا ہے وہ کس طرح بینکنگ چینل سے پیسہ بھیجے کہ اس کو کم پیسے پاکستان میں مل رہے ہیں. وہ ڈیفینیٹلی ہمارے جو گرے چینلز ہیں انہی کو یوٹیلائز کرے گا جہاں سے وہ اس کو پاکستان میں پیسہ زیادہ ملے گا. تو اس کے لیے انسینٹیو دیں. اور بار بار میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس ٹائم پہ جو یورپین ممالک کی طرف ہمارے ہمسایہ ممالک نے کام کیا ہے اور وہاں پہ ورک فورس بھیج رہے ہیں, اور ہمیں وہ فوڈ اسٹیپ فالو کرنے چاہیے. دیکھیں وہ فالو کرنے چاہیے. ہماری جو ہمارا جو حوالہ ہنڈی کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ زیادہ تر آپ کی گلف اسٹیٹ کی طرف ہے. یورپین کنٹریز میں یہ کام نہیں ہوتا, یا وہاں تو ساری ڈاکومنٹیشن ہے, سارے ڈاکومنٹڈ ہے اکانومی ان کی. تو کیوں نہ ہم اپنی ورک فورس کو وہاں کے لیے بھی تیار کریں. جو سرٹیفیکیشن کی میں نے آپ کو بات کی ہے اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں بھی یہی چیز ہے کہ ہم اپنی ورک فورس کو روڈ کے اوپر اسٹریٹ کرائم کے اندر نہیں چھوڑ سکتے. ہماری ایکسپورٹ کی انڈسٹری اگر افیکٹ ہوئی ہے, لوکل انڈسٹری میں اگر اتنی زیادہ یوٹیلائزیشن نہیں ہے تو ہم ان کو 6 مہینے کا یا 1 سال کا کورس کرا کے بالکل وہ سرٹیفائڈ کر کے ہم ان کو پریپیئر کریں آگے جانے کے لیے. ایگزیکٹلی وہ پریپیئر ہوں گے, یہاں سے باہر جائیں گے. اور میں نے اس کے اندر ہم نے ہمارے کمیٹی نے فیصلہ کیا ہم لوگوں نے کہ ہم شہداء کی جو بچے ہیں ان کے لیے ہم فری آف کاسٹ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. اچھا, جو ہمارے جو ڈیفینس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ہیں ان کے جو بچے اگر وہ سرٹیفکیشن لیں گے وہ فری آف کاسٹ کریں گے. اور اس سے ریلیٹڈ ہمارے جو دوسرے بھی جو کہ پیسے اتنے نہیں بھر سکتے وہ بھی ان کے لیے بھی ہم سبسڈیز اور اپنے فیس اسٹرکچر کو اتنا منیمائز کر دیں گے کہ وہ یہاں سے ورک فورس ٹرینڈ کر کے آپ کو پاکستان سے باہر بھی بھیج کے دکھائیں گے. اور ریمیٹنسز کو یہ جس ٹائم پہ 27-28 ارب ہے اس کو ہم 35 سے 40 ارب پہ اگلے 2 سال میں لے جائیں گے. واو, انشاءاللہ. اور ہونا بھی چاہیے پاکستان کے لیے, اچھے نمبرز جنریٹ ہوں, پاکستان کے ریمیٹنسز بڑھیں, ایکسپورٹس بڑھیں, تو آٹومیٹیکلی یہ جو چیلنجنگ ٹائم ہے یہ بھی ختم ہوگا. میں ذیشان سے پوچھنا چاہتی ہوں. ذیشان صاحب, انہوں نے کہا کہ ای کامرس کے اوپر جب آ جائیں گے تو ڈاکیومنٹیشن ہو جائے گی, تو کیا جب ای کامرس سے آپ کچھ بائی کرتے ہیں اور پیمنٹ کیش کے تھرو کرتے ہیں تو کیسے ٹیکس کلیکٹ ہوگا؟ دیکھیں اس کا آلریڈی لا موجود ہے اس وقت ای کامرس کا اب, اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے, اور اس سے ٹیکس کلیکشن بھی ہو رہی ہے. اب چونکہ پوائنٹ آف سیل سسٹم ہر جگہ پہ نافذ ہو گیا ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہے اب وہ ڈائریکٹ ایف بی آر کے ڈیٹا بیس میں یا اگر ہم پوائنٹ آف سیلز ٹائپ آف, میں آپ کو تھوڑا انٹرپٹ کر رہی ہوں یہاں پر, اگر کسی ہم سپر اسٹور سے شاپنگ کرتے ہیں اباؤٹ 20,000 30,000 پوائنٹ آف سیلز میں وہ جسٹ 1 روپی لگاتے ہیں, اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں ہوتا یہ کہ یہ 1 روپی جو کاسٹ ہے یہ ایف بی آر کے جو ان کے امپلائیز ہیں ان ایک تو یہ جو انفراسٹرکچر ہے اس کی ڈیولپمنٹ میں جاتا ہے, اور ایف بی آر کے جو امپلائیز ہیں ان کی جو میڈیکلز یا ان کے جو لوگ کی آفٹر جو ان کی ریٹائرمنٹ ہے ان کی مدد کے لیے یہ فنڈ میں چلا جاتا ہے. اور یہ پی او ایس فی کے نام سے لگتا ہے جو 1 روپیہ پر انوائس ہے. اب اگر ایک ڈپارٹمنٹل سٹور کوئی 5,000 انوائسز ایک مہینے میں ایشو کر رہا ہے یا 5,000 انوائسز ایک دن میں ایشو کر رہا ہے تو وہ 5,000 روپے ایف بی آر کو الگ سے جاتا ہے, ٹیکس الگ سے جاتا ہے, اور یہ ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے, ایف بی آر سے ڈائریکٹ کنیکٹڈ ہوتا ہے ان کا سسٹم, یا پروونشل اتھارٹیز ایس آر بی جیسے ریسٹورنٹ سارے ایس آر بی سے کنیکٹڈ ہیں, اور جیسے یہ سپر اسٹورز کے جیسے آپ نے بات کی ریٹیل اسٹورز کی, یہ ایف بی آر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ٹیکس ریکور نہیں ہو رہا یا ٹیکس کلیکٹ نہیں ہو رہا ہے لیکن اپنے پوٹینشیل سے کم ہو رہا ہے. اس پوٹینشیل کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ہمارا جو ٹیکس کا بیس ہے وہ بڑے آسانی سے بڑھ سکتا ہے ہم کچھ چیزوں کو اگر ٹھیک کریں, کچھ انفورسمنٹ کو ٹھیک کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کے پاس یہ سپیس ہے کہ وہ یہ چیزوں کو امپلیمنٹ کروا سکتی ہے. آپ کی جو فورسز ہیں وہ اس وقت بہت سیریسلی
چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں بہتر اکانومی کے حالات بہتر اکانومی کو اس وقت ہماری پرائرٹی ایز اے پاکستانی نیشن اینڈ ایز اے پاکستانی پرائرٹی یہ ہونی چاہیے کہ اکانومی ٹھیک ہو. ڈاکیومنٹیشن کی جو آپ نے بات کی, ڈاکیومنٹیشن اگر ہوئی تھی تو سن 2000 میں وہ بھی آرمی نے ہی کروائی تھی, جب وہ پرویز مشرف صاحب نے جو ہے وہ ڈور ٹو ڈور وہ بھیجے تھے, پیپرز بھیجے تھے اور سب کو بتایا تھا کہ کتنی کس میں کیا انکمز کون کیا کام کر رہا ہے. تو یہ ڈاکیومنٹیشن بھی آپ کو کرنی پڑے گی, آپ کو ڈور ٹو ڈور شاید پھر سے جانا پڑے, ایک ایکسرسائز پھر کرنی پڑے گی. لیکن چونکہ اس وقت ڈیٹا میں اور آج کے ڈیٹا میں بہت فرق ہے. پاپولیشن بہت زیادہ انہانس ہو چکی ہے. نادرا کے پاس یہ لا موجود ہے, ایف بی آر کے اندر ایک یہ لا موجود ہے کہ نادرا آپ کی پریڈکٹیو انکم بیسڈ آن یور پیٹرنز آف اسپینڈنگ. اب فار انسٹنس ہمارے گھر میں بچوں سے لے کر بڑوں تک ہر کوئی کریڈٹ کارڈ پہ ٹرانزیکشن کر رہا ہوتا ہے. فوڈ پینڈا پہ ٹرانزیکشن ہو رہی ہے یا آن لائن, ہم نام نہیں لیں گے, لیکن آن لائن فوڈ جو ریٹیل آؤٹ لیٹس ہیں اس کے تھرو جو ہے یہ پیمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ سب ڈاکیومنٹ ہی ہو رہی ہے, اس کو کلیکٹ کرنا ایک جگہ, اس پول کو. اب آپ یوٹیلیٹیز ہیں وہ آپ کی, اگر آپ اپنے کریڈٹ کارڈ سے پے کر رہے ہیں, اگر آپ ایئر ٹکٹس پے کر رہے ہیں, تو یہ سب چیزیں آپ کی سی این آئی سی سے لنک ہیں. ایون آپ کیش بھی کر رہے ہیں تو آپ کا سی این آئی سی تو لنک ہو رہا ہے نا, تو اس کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے اس ایکسپینس کو آپ کو جوڑنا ہے, اور وہ ایکسپینس کے بیس پہ ایک کسی کو بھی نوٹس بھیج دیں گے بھائی یہ آپ کے ایکسپینسز ہیں, آپ اس کی انکم بتا دیجیے کہاں سے آپ نے یہ خرچہ کیا. تو یہ چیزیں بہت ساری ہو سکتی ہیں, ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. ای کامرس کو واضح کر دیجیے پھر میں لاسٹ ای کامرس میں ٹیکسیشن ہے, ای کامرس پہ ٹیکس پے ہو رہا ہے. جو آن لائن پلیٹ فارمز ہیں وہ ٹیکس چارج کرتے ہیں, ان کو ایڈوانس ٹیکس ود ہیلڈ کرنا ہے اور وہ جمع کرانا ہے. تو جس طریقے سے یہ ہم آن لائن پلیٹ فارمز پہ آتے جائیں گے, ہمارا لا اس میں مزید ڈیولپ ہوتا جائے گا اور ٹیکس بھی یہاں سے ریکور ہوتا جائے گا. بالکل. میں ینگسٹرز کے لیے ایڈوائس چاہوں گی. عدنان صاحب پلیز یہ بتائیے کہ جو ینگسٹرز ابھی میٹریکولیشن یا انٹرمیڈیٹ کر کے بیٹھے ہیں, ان کے پاس کوئی اسکلز نہیں ہیں, ان کے لیے کیا ایڈوائس ہے؟ دیکھیں جو بھی جاننا بھی چاہتے ہیں باہر. جی, پاکستان میں مختلف شہروں میں گورنمنٹ کے بھی انسٹیٹیوٹس ہیں, پرائیویٹ سیکٹرز میں بھی ہیں. فوری طور پہ وہاں جائیں, جوائن کریں, سکلز کو انہینس, سکلز کو سیکھیں, سرٹیفیکیشن لیں سکلز کے اندر, جو کہ آپ کے پاکستان میں بھی یوٹیلائز ہو سکیں گے اور آپ کے بیرون ملک جانے کے لیے ان کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی اور وہ پاکستان سے باہر جا سکیں گے. اگر سکلز نہیں سیکھیں گے اور صرف ایک سمپل ڈگری لے کے بیٹھیں گے تو وہ باہر کے ممالک کے اندر جو اس ٹائم پہ جو چینجز آئی ہیں اس کے اندر پھر یہ ہے کہ ہم ان کو باہر نہیں بھیج پائیں گے اور وہ پھر یہاں پہ ان امپلائڈ اور رہیں گے, اور آپ کا اسی طریقے سے آپ کی یوتھ جو ہے وہ ترقی نہیں کر پائیں گے. بس یہ میں یہی کہہ سکتا ہوں. رائٹ, ویل تھینک یو سو مچ. عدنان صاحب آپ یہاں موجود رہے, ہمارے ساتھ جوائن کیا. ذیشان صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ, آج آپ تشریف لائے اور آپ نے پروگرام میں ہمیں ٹائم دیا. آج کے دن ہم نے ڈسکشن کی, جاتے جاتے لاسٹ میں ایک سینٹنس کہنا چاہوں گی. ذیشان صاحب نے کہا کہ پی او ایس موجود ہے اور ہمارے پاس تمام یہ سسٹم موجود ہیں, ایف بی آر سے لنک ہوتے ہیں, اس کے باوجود اتنا زیادہ جو ڈیٹا ہے وہ ابھی بھی مینیپولیٹ ہو جاتا ہے, ابھی تک وہ سامنے نہیں آتا اور ابھی تک ہم ٹیکس بیس نہیں بڑھا پاتے. یہ بھی تمام آرگنائزیشنز پہ ایک سوال ہوتا ہے. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.